प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुख करते हैं यूपी की पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी। मीटिंग में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, आईटी विभाग, नगर विकास, चिकित्सा, शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों के 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। निवेशकों के लिए सेमीकंडक्टर नीति 2023 के मसौदे को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के प्रस्ताव के मुताबिक एसजीपीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी नगर निगम का म्यूनिसिपल बांड लाने का संबंधी नगर विकास विभाग का प्रस्ताव भी मंजूर कराया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, कितने प्रस्तावों पर आज इस योगी कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है? देखिए, आज इस तरीके से शीतकालीन सत्र के करीब 3 सप्ताह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में करीब 1 दर्जन से भी अधिक प्रस्ताव है, उन पर मुहर लगाई जा सकती है। अगर मैं आपकी बात करूं तो इसमें औद्योगिक विकास विभाग और आईटी विभाग, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत करीब 1.5 दर्जन ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लगाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो आज इसके सामने निकल करके आएगी वो एसजीपीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो कैबिनेट की आज जो बैठक होगी उसमें ऐसे अहम प्रस्ताव होंगे जो सीधे जनता से जुड़े हुए होंगे, जिनका जो मुद्दा सीधे जनता के से जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे में आज जो कैबिनेट बैठक होनी लोक भवन में, ये कहीं ना कहीं जनता के लिए ऐसा साबित होगी। जी, कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है रितेश? देखिए, ये कैबिनेट की बैठक है तो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्रिमंडल के में है उनके योगी आदित्यनाथ के, तो वो कैबिनेट सारे मंत्री शामिल होंगे उसमें और उस पर आज जो है मुख्यमंत्री की जो टीम होगी उस पर फैसला ले सकती है। तो ऐसे में जो प्रस्ताव है उन प्रस्तावों पर आज ये मुहर लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही थी वो निवेशकों के लिए सेमीकंडक्टर नीति 2023 के मसौदे को भी हरी झंडी दी जा सकती है। तो ऐसे में कई ऐसे अहम फैसले हैं वो कैबिनेट बैठक के बाद साफ जाहिर हो जाएगा। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईएनडीआई गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी के जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। साथ ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी चर्चा संभव है। सीट शेयरिंग कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ममता ने सीट शेयरिंग सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है जिसमें अखिलेश यादव के साथ साथ अन्य बड़े नेता भी, कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन आज रणनीति बनाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए आज इंडिया गठबंधन बैठक करने वाली है और लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए रणनीति भी बनाएगी। इस बैठक में अखिलेश के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हार के बाद कांग्रेस नई रणनीति भी बना सकती है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज बैठक होनी है। ये चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। वहीं आपको बता दें कि सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ नीतीश कुमार जैसे अन्य
दिग्गज नेता भी इस कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। साथ ही साथ 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नई रणनीतियां भी बनाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट ने इस मामले में 8 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज सुबह 11 बजे न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी। कोर्ट आज 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर किए गए 3 याचिकाएं जो मेंटेनेबिलिटी से जुड़ी हुई है, जबकि 2 याचिकाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ है, पर फैसला सुनाएगी। हिंदू रक्षा दल की महिला विंग ने गाजियाबाद में करीब आधा दर्जन जगहों पर गाजियाबाद लिखी जगहों को काले पेंट से पोत दिया और वहां पर दुधेश्वर नगर का स्टिकर लगा दिया। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा कि दिल्ली से सटे होने के बावजूद गाजियाबाद का नाम मुगल सल्तनत का नाम लगता है। दुधेश्वर नाथ मंदिर यहाँ की पहचान है, इसलिए हमने इसका नाम बदला है। हिंदू रक्षा दल महिला विंग ने इससे पहले डीएम को इस बारे में ज्ञापन भी दिया था। पिंकी चौधरी ने कहा था कि जितने भी सनातनी प्रेमी हैं वो आज से गाजियाबाद को दुधेश्वर नगर के नाम से जानेंगे। आपको बता दें कि हिंदू रक्षा दल ने गाजियाबाद का नाम बदलने की ज्ञापन सौंपा है डीएम को, और इसके लिए डीएम के पास ज्ञापन सौंपा गया था हिंदू रक्षा दल की तरफ से। और आपको बता दें कि जहां जहां गाजियाबाद के पोस्टर लगे थे उन पे कालिक पोत कर दुधेश्वर नाम रखने का ये ज्ञापन सौंपा गया है। और हिंदू रक्षा दल की ये डिमांड है कि गाजियाबाद का नाम बदल कर दुधेश्वर नगर रखा जाए। पहले डीएम को ज्ञापन सौंपा गया था। कानपुर में तमंचे के बल पर कोटेदार का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। मामले में भाजपा युवा नेता के भाई संलिप्त बताई जा रही है। इस मामले में बर्रा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक दरोगा की वर्दी में युवक और उसके 3 साथियों ने षड्यंत्र कर अश्लील वीडियो बनाया। युवती ने राशन कार्ड बनवाने के लिए पेपर देने के बहाने कोटेदार को घर बुलाया। इसके बाद घर पहुंचे कोटेदार के तमंचे के बल पर अश्लील वीडियो बनाए गए। इसके बाद ब्लैकमेल किया गया और 5 लाख की डिमांड की गई और आरोपियों ने 1.5 लाख रुपए लेने के बाद बकाया की डिमांड की। बकाया रुपयों की डिमांड के बाद थाने पहुंच कोटेदार ने केस दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने एक युवती समेत 4 व्यक्तियों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख रुपए मांगे गए हैं। षड्यंत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर कोटेदार को ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद युवती ने उसे घर बुलाया और बाद में अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि कोटेदार को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख रुपए ऐंठने का भी केस है। प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र में राजापुर में कपड़ा व्यवसायी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कपड़ा व्यापारी रविंद्र केसरवानी के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। बलिया के रसरा के पीडब्ल्यूडी दफ्तर में टेंडर डालने के दौरान ठेकेदार को दूसरे ठेकेदारों ने जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि टेंडर डालने गए रजिस्टर्ड ठेकेदार को टेंडर न डालने की धमकी दी है। इसके बाद लगभग 4 से 5 ठेकेदारों ने ठेकेदार सुनील कुमार राय को जमकर पीटा और धमकी दी है कि 2004 की जैसी घटना होगी। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित ठेकेदार के गले से सिकरी और 30,000 रुपए गायब कर दिए। पीड़ित ठेकेदार अपनी फरियाद लेकर कोतवाली गया तो सिपाही ने सुबह आने को कहा। ठेकेदारों की धमकी से पीड़ित परेशान है और कहा है कि कोतवाली जाने से डर लग रहा है। जैसे हम बलिया आए हैं, हम रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं।
हम ऑफिस पीडी प्रांतीय खंड में बलिया जैसे आके गाड़ी से हम उतरे हैं तब तक 4-5 लोग जैसे पिंटू प्रधान और टीका देवरी हैं, राकेश सिंह नाम है उनका, और एक राजू सिंह हैं, क्या नाम है उनका, रमाकांत सिंह, ये लोग, और एक सुशील सिंह थे, एक ये अरविंद सिंह थे। ये लोग आ गए हमारे पास और कहने लगे कि रसना में टेंडर डलबतू, रसना में टेंडर डालोगे, अगर डालोगे तो अगर हम कुछ समझ पाते तब तक लोग हाथ छोड़ना शुरू कर दिए, मारना पीटना। उसके बाद से हम हक के अलग हटे हैं, जो कि वहाँ पूरे CCTV कैमरे में कैद होगा। महोबा जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी गरीब मरीजों और तीमारदारों से इलाज के नाम पर मनमानी धन उगाही में लगे हुए हैं। यहां एक आदिवासी से इलाज के नाम पर 280 रुपए वसूले गए और 180 रुपए की दवा बाहर की लिखी गई। CMS से शिकायत पर उक्त स्वास्थ्य कर्मी ने पीड़ित को धमकाया और भविष्य में इलाज न करने की बात कह डाली। मामले में पीड़ित ने शिकायत की है, जिस पर CMS ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। दरअसल शहर के आलमपुरा मोहल्ले का आदिवासी राम सिंह की पत्नी जूली ने पति से विवाद के चलते जहरीले पदार्थ खा लिया था। इसके बाद उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि इलाज के बाद डॉक्टर ने 180 रुपए की बाहर की दवा लिखी। यही नहीं, जब वह अपनी पत्नी को इलाज के बाद घर ले जाने लगा तो स्वास्थ्य कर्मी ने सुविधा शुल्क के तौर पर 280 रुपए गरीब अनपढ़ पीड़ित आदिवासी से मांगे। पीड़ित ने सरकारी अस्पताल में पैसा न लगने की बात कही तो स्वास्थ्य कर्मी और मौजूद डॉक्टरों ने अस्पताल का सर्विस चार्ज कहकर उससे 280 रुपए ले लिए। पीड़ित राम सिंह मजदूरी कर अपने परिवार को पाल रहा है। मामले की शिकायत उसने CMS डॉक्टर पवन अग्रवाल से की। तब CMS ने पीड़ित के पैसे वापस करवाकर उक्त मामले में आरोपी स्वास्थ्य कर्मी को जमकर फटकार लगाई। लेकिन हद तो तब हो गई जब CMS द्वारा इस मामले में कड़ा रूप दिखाए जाने पर भड़के आरोपी स्वास्थ्य कर्मी ने पीड़ित राम सिंह आदिवासी को ही धमकी दे डाली। आपको बता दें कि और कहा कि दोबारा अस्पताल में इलाज नहीं करवा पाओगे और उसके साथ अभद्रता भी की। पीड़ित ने मामले की शिकायत फिर से CMS से की है। अभी एक पेशेंट आया था, वो बताया था कि मुझसे कुछ रुपए ले लिए गए, तो उससे हमने सब उसके लिए लेटर जारी कर रहे हैं। कोई भी अनिगत बच्चा जो ट्रेनिंग जिसकी पूरी हो चुकी है वो यहाँ इमरजेंसी में ना रहे और सब लोग एप्रेन पहन के और नेम प्लेट लगा के रहे। कोई नहीं, वो इमरजेंसी सब फ्री है टोटल, कोई उसकी फीस नहीं है वहाँ पे। सर, पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आपके आदेश के बाद उसे स्वास्थ्यकर्मी द्वारा धमकाया गया कि अस्पताल आओगे तो आपका इलाज नहीं किया जाएगा। इस पर क्या कार्रवाई करें? इसके लिए कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है सब फार्मासिस्ट को कि कोई भी ऐसा ना करा जाए। थैंक यू सर। औरैया में डीएम नेहा प्रकाश के 30 टन से ज्यादा भार वाहनों को नो एंट्री का मामला गर्मा गया है। इसे लेकर किसानों और व्यापारियों में आक्रोश दिख रहा है। इस आदेश के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अधिकारियों से नोकझोंक हो रही है। भारी वाहन वाले औरैया प्रशासन पर रुपए लेकर ओवर हाइट पुल बंद करने का आरोप लगाया है। किसान और व्यापारी यूपीडा के कर्मचारियों में भी नोकझोंक हो रही है। उनके मुताबिक ओवरवेट वाहनों पर नियंत्रण लगाने में शासन प्रशासन नाकाम है। आपको बता दें कि डीएम नेहा प्रकाश ने 30 टन से अधिक भारवाहक वाहनों को आवागमन प्रतिबंधित किया है। बहराइच के हुजूरपुर रोड पर स्थित एम्स इंटरनेशनल स्कूल में बस परिचालक की सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की छत से गिर गया। स्कूल प्रशासन उसे जिला अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजनों ने ऑक्सीजन न लगाने और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। साथ स्कूल प्रबंधन पर घटना छुपाने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रयागपुर थाना क्षेत्र के पैतोरा मोड़ गांव का सचिन शर्मा स्कूल की बस परिचालक था। सोमवार सुबह 10:30 बजे सचिन शर्मा स्कूल के 5वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में गिर गया। सिर में गंभीर रूप से घायल सचिन को मेडिकल कॉलेज से संबंध महर्षि बालार्क जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में लखनऊ ले जाने की तैयारी करते समय ही सचिन की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच
पहुंच गए। बहन रोशनी ने अस्पताल प्रशासन पर ऑक्सीजन न लगाने और इलाज न मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, हम सभी लोग अपने अपने कार्यों में बिजी थे। सुबह का समय होता है तो सब लोग अपना अपना कार्य देख रहे थे। अचानक से एक आवाज हुई जिसमें हम सभी लोग दौड़ करके बाहर देखने लगे कि क्या हुआ। फिर पता दिखा कि एक जो है हमारे यहाँ काम करने वाला सचिन शर्मा नाम का व्यक्ति जो है वो नीचे जो है अचेत अवस्था में है। हम सभी लोग लेकर के उसको अस्पताल दौड़े और ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। बाद में ये हुआ रेफर किया गया। रेफर करके हम लोग ले जा रहे थे और ले जाने से पहले ही 5 मिनट पहले पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। सर हम तो घर पर थे, हमें फ़ोन मिला कि छत से गिर गया। कहाँ काम करता था? यहाँ पुणे कॉलेज में। क्या काम करता था? एक बड़ा लड़का ड्राइवर है, गाड़ी चलाता था, उसी पर यह कंडक्टर था। अच्छा, फिर क्या घटना हुई? फिर सुबह हमें फ़ोन किया बड़े लड़के ने, पापा कहाँ हो? उनका घर पर है। तो बताने लगे सचिन घर छत से गिर गए हैं, बहुत चोट खा गए हैं, जिला अस्पताल में है। खाई करेगी ये भेजे ना, बताओ। इलाज उसको पूरा मिला। बच्चे के हेड इंजरी हुई थी और जब मैं वहाँ कॉलेज में राउंड ले रहा था मेरे पास खबर आ गई थी हेड इंजरी सीवियर थी, उसमें ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग में बच्चे की डेथ हुई। लापरवाही कोई नहीं हुई है। परिवार का जो आरोप लगाया जा रहा था कि लापरवाही इलाज हुआ है। जो अगर कोई कंप्लेन आती तो हम उसकी जांच करें। नहीं, परिवार वाले कंट्रोल हो गया उनको। नहीं ऐसा नहीं, ऑक्सीजन भी मिला। CMS साहब यहाँ पे मौजूद थे और पूरा इलाज मिल रहा था। हम उसकी जांच कर लेते हैं। अगर कोई इस तरह की कंप्लेन आती है तो हम जांच करके आपको अवगत करें। गोंडा में डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कोतवाली नगर के खैरी, मंजापुरी और धोबियनपुरवा में दबिश दी। दबिश के दौरान कुल 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 300 किलो लहर नष्ट किया गया। आपको मौके पर 2 चढ़ी भट्टी नष्ट भी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। औरैया पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाया। अजीतमल कोतवाली प्रभारी ने बाबरपुर कस्बे में किराएदार रखने के लिए लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किराएदार रखने पर नियमों की अनदेखी न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। आज उन्होंने वाराणसी में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को नई दिल्ली के लिए रवाना किया है। प्रयागराज जंक्शन पहुंचने पर यहां प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन का स्वागत किया गया। फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे कानपुर के लिए रवाना किया। नई वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से सुबह 6 बजे चलेगी, जो करीब 1:30 यानी 7:30 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंच जाएगी। यहां से रवाना होकर सुबह 9:30 बजे कानपुर सेंट्रल और दोपहर 2 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन नई दिल्ली से दोपहर 3 बजे प्रस्तावित है और यह 7:08 पर कानपुर सेंट्रल, 9:08 पर प्रयागराज जंक्शन व रात करीब 11 बजे वाराणसी पहुंच जाएगी। संत कबीर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खलीलाबाद ब्लॉक के धड़वा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, सौभाग्य योजना, स्वरोजगार योजना समेत कई अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान चौपाल लगाकर ग्रामीणों की जन समस्याएं भी सुनी गई और उनका निराकरण किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। यात्रा का अभियान पूरे देश में चल रहा है, इसी तरह हमारे जनपद में चल रहा है। हमारी विधानसभा में गढ़वा ग्राम सभा में संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में आए, यहाँ की समस्याओं को जाना, यात्रा किस तरीके से चल रही है इसके बारे में संज्ञान लिया, अधिकारियों से वार्ता किया और आम जनमानस तक मोदी जी की सोच को, योगी जी की सोच को कैसे पहुंचाया जाए, इस पे ध्यान देते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में छात्रों को बोर्ड एग्जाम के प्रेशर से निपटने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान ने छात्रों को एग्जाम के दौरान डर, बेचैनी, घबराहट, तनाव या डिप्रेशन से बचने के टिप्स दिए। डॉक्टर राकेश पासवान ने बताया कि ये सब आपको लंबे समय तक परेशान कर सकता है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड फरवरी से शुरू होने वाले हैं। एग्जाम को लेकर टीनेजर्स के दिमाग में काफी प्रेशर होता है, क्योंकि ना सिर्फ उन्हें अच्छे मार्क्स लाकर भविष्य में मजबूती से कदम रखना है, बल्कि खुद को साबित भी करना होता है। ऐसे में उनके मेंटल हेल्थ बिगड़ने का खतरा काफी ज्यादा होता है। इसलिए एग्जाम के दौरान बच्चों की मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए। आपको बता दें कि एंजाइटी के कारण बेहोशी, हाथ पैर कांपना या अत्यधिक पसीना आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाएं निकट आ गई हैं और शेड्यूल वगैरह आना शुरू हो जाएगा, तो इसको देखते हुए जो छात्र हैं उनमें बहुत अधिक तनाव देखा जा रहा है। कई छात्र काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है आज के समय में कि छात्र तो हमारे तनाव में है ही, उनके माता पिता भी काफ़ी तनाव में हैं और तनाव की वजह से वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए को लेकर के। और इस दबाव की वजह से अगर बच्चों का आगे चल के नकारात्मक कुछ परिणाम आता है तो फिर किसी तरीके की गलत चीज़ें करने की संभावना भी बन जाती है। तो जो माता पिता का दबाव है वो एक सकारात्मक दबाव होना चाहिए। और जो बच्चे भी तनाव महसूस कर रहे हैं, कई बच्चे हैं जिनको उलझन, घबराहट, बेचैनी, रात में नींद ना आना और कई तो खुद भी अपनी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए जो है उनमें कई तरह की उदासी और घबराहट इत्यादि मानसिक रोगों के लक्षण मिल रहे हैं, तनाव के लक्षण मिल रहे हैं। इसको देखते हुए ये सलाह है मेरी कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को प्यार से रखें, प्यार से समझाएं और प्यार से तैयारी के लिए प्रेरित करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों